देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप डिवेंचर रिजॉल्व ओपन करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये विंडो देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको पूरे डेटाबेसेस मिल जाएंगे। डेटाबेसेस वो जगह है जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स आपके सेव होते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, एक डेटाबेस आपको मिलता है, विच इज लोकल डेटाबेस। अब जो लोकल डेटाबेस होता है, अगर हम विंडोज यूज करते हैं, तो एज अ हमारी सी ड्राइव में वो सेव होता है। अगर हम मैक यूज कर रहे हैं, तो मैक की जो मेन ड्राइव होती है उसमें सेव होता है। आप राइट क्लिक करके इसको रिवील इन फाइंडर करोगे, तो आप इसकी लोकेशन चेक कर सकते हो। यूजर्स में अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, ये उसकी पूरी लोकेशन आ जाएगी, और ये फोल्डर में सारे प्रोजेक्ट सेव होंगे। बट हम आपको रिकमेंड करते हैं कि कभी भी आप सी ड्राइव में या लोकल डेटाबेस में अपने प्रोजेक्ट को मत सेव करें। आप एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करें एक्सटर्नल ड्राइव में अपनी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू डेटाबेस। अब यहाँ पे आपको दो विंडोज मिलती हैं, कनेक्ट एंड क्रिएट। कनेक्ट का हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई डेटाबेस को कनेक्ट करना हो, और जब हमें नया डेटाबेस क्रिएट करना होता है, तो हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे डेटाबेस का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट दे देता हूँ, 20 Feb 2023। लोकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है, जो आपकी ड्राइव है उसको चूज करना है आपने। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ उसको। और काफी बार क्या होता है, हम यहाँ पे ना एक नया फोल्डर क्रिएट नहीं करते, जिसकी वजह से डेटाबेस बन नहीं पाता। आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट सेव होंगे। अगर आप इसको मिस कर दोगे, डेटाबेस बनेगा ही नहीं, आपको वहां पे एरर शो करेगा। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 20 Feb, क्रिएट, ओपन एंड क्रिएट। ये डेटाबेस आपका बिल्कुल नया बन चुका है। अब जितने भी प्रोजेक्ट सेव होंगे, वो सारे इसके अंदर सेव होंगे। और अगर मान लीजिए ये डेटाबेस हम एक बार बंद कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने इस पूरे डेटाबेस को, अब इस डेटाबेस को मैंने दोबारा से कनेक्ट करना है। मान लीजिए मैं दूसरी किसी मशीन के ऊपर हूँ जहां पे मुझे ये सेम डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तब हम दोबारा न्यू डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अभी मुझे क्रिएट नहीं करना, मुझे करना है कनेक्ट। सो हम कनेक्ट के ऊपर रहेंगे, और यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। जो भी नाम आप टाइप करना चाहो वो कर सकते हो। मैं सेम नाम टाइप कर रहा हूँ। लोकेशन पे हम सेम लोकेशन चूज करेंगे जहाँ पे डेटाबेस सेव होगा। तो ये फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ऐड करेंगे। वो सेम डेटाबेस, उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। आपको ये समझ आया? हाँ, इस पे मैं एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? श्योर। अच्छा, ये दिस इज वेरी बहुत एजुकेटिव चीज़ आपने मुझे बताई, क्योंकि ये मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि मैं मैक में काम करता हूँ। मैक मेरे पास डेस्कटॉप भी है और M1 मैक भी है। तो मैं एडिटिंग के लिए मेरा iMac यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो पुरानी मशीन है, लेकिन एडिटिंग के लिए आप समझ सकते हो कि वो बेहतर मशीन है, क्योंकि उसमें स्क्रीन साइज रियल एस्टेट बड़ी मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इनिशियल एडिट्स जो भी होते हैं वो उसमें करता हूँ, और रेंडर जो है, रेंडर के लिए फिर मैं उसको मूव करता हूँ मेरे M1 मैक पे, क्योंकि M1 मैक फास्टर है कंपैरेटिवली। लेकिन ये जो दिक्कत, ये जो परेशानी मुझे आती थी मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो आपने अभी ये जो बताया है तरीका डेटाबेस को एक्सटर्नल SSD पे सेव करने के लिए, अभी तो आपने डेस्कटॉप पे किया है, लेकिन यही मेरे ख्याल में ये मैं अपने SSD के ऊपर भी कर सकता हूँ, एक्सटर्नल SSD के ऊपर, ताकि पोर्टेबिलिटी मेरी बनी रहेगी। जी बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी YouTube वीडियोस फॉलो करता हूँ, तो एक यूट्यूबर है, और मैं जनरली यूरोपियंस को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे इंडियन ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रक्टर मिले नहीं। तो इस चीज़ को मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन सब ने मेरे को बताया कि आप SSD ना करते हुए इंटरनल जो आपका ड्राइव है, चाहे आपके पास 2 ड्राइव हो मैक के अंदर या जितने मर्जी ड्राइव हो, तो उसके ऊपर करिए। हाँ, जिसके ऊपर आपका OS इंस्टॉल्ड है, प्रेफरेबली उस पे ना करो, लेकिन दूसरे किसी इंटरनल ड्राइव पे करो, ना कि एक्सटर्नल पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको 2 रीजन देता हूँ उसकी। हाँ जी।
इंटरनल ड्राइव में आप सेव कर सकते हो, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफी सारे मैक्सिमम जो ड्राइव्स होती है ना हमारे हाँ इंडियन सिस्टम्स में, वो हाँ एसएसडी नहीं होती, वो एचएचडी होती है। हाँ हाँ इसलिए उसकी स्टोरेज कम, हाँ जी मतलब एक मोटा मोटा उसका एक आंसर उनको मिल जाता है कि आप इंटरनल ड्राइव में सेव करो, हाँ एसएसडी जी होती है। हाँ जी तो एक्सटर्नल में काफी लोग एचएचडी का यूज करते हैं, नॉर्मल ड्राइव्स का यूज करते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। अगर आप एसएसडी में ड्राइव डेटा रख रहे हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर नहीं, इज नो प्रॉब्लम। एचएचडी में तो स्पीड ही नहीं मिलेगी ना, मतलब काफी स्लो चलेगा वो तो। हाँ जी, एचडीडी में नहीं मिलेगी ना, एसएसडी तो मिले, हाँ उसमें तो नहीं, प्रॉपर मिलेगी। वही वही एचडीडी में स्पीड नहीं मिलेगी, हाँ एसएसडी में जी, स्पीड मिलेगी। स्पीड मिलेगी तो आप रख सकते हैं। ओके। क्योंकि हमारे साथ ना काफी बार हो चुका है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर कर देता हूँ। हाँ जी जब हम एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट करते थे, हाँ तो जी हमें पहले इन चीजों की नॉलेज नहीं थी, जब हम बिल्कुल नए आए थे इस हाँ जी फील्ड में। हाँ हाँ काफी साल पुरानी बात है ये, तकरीबन 4 साल पुरानी बात है। हाँ जी अ, तो जब हम इस फील्ड में आए थे तो हमारे प्रोजेक्ट ड्राइव सी में ही सेव होते थे, जो हाँ मेन हमारी मैथ की ड्राइव होती हाँ है। हाँ जब वो क्रैश हुआ तब हम बैकअप भी उसको कर नहीं पा रहे थे। करेक्ट। अगर अगर वो एसएसडी होती, हम हम्म। उसको बेसिकली भेज सकते थे किसी अदर डेटा रिकवरी के लिए। रिकवरी के लिए, हाँ। बट उसको अभी भेज भी नहीं सकते थे क्योंकि वो एक्सटर्नल थी, और यस। उस अगर उसको हम निकालते तो वारंटी का इशू आता। तो ये हम्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसको हम्म। सॉल्व करने का यही इशू है। ओके। मतलब हमारे पास अभी यहाँ पे मेरी एक ड्राइव बनी हुई है, ये हम्म बेसिक ड्राइव है। अभी मैंने इस ड्राइव को ना रेड किया हुआ है, यानी हम्म। कि 4 ड्राइव्स को मिक्स करके मैंने एक रेड बना लिया, समझ गया। हाँ। ताकि उसकी स्पीड और फास्टर हो जाए। यानी हम्म कि एसएसडी, अगर आप एसएसडी लेते हो ना 2 ड्राइव, हम्म 500 और 500 की, हम्म आप हम्म। दोनों को मिक्स कर देते हो, उसकी स्पीड और फास्टर हो हाँ जाएगी। जी हाँ जी। हाँ जी, तो आप रेड्स का भी यूज कर सकते हो। ओके हाँ जी, ओके। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है, अच्छा डेटाबेस है, और अच्छा। डेटाबेस के अंदर आपके पूरे प्रोजेक्ट सेव होते हैं। अब जितने अच्छा। भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, वो हाँ। सारे इसी फोल्डर के अंदर जाएंगे। ओके 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 ओके। हाँ जी, एक सवाल और आपसे कर लूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़े बढ़े आप दाविंची रिजॉल्व शुरू करें ऑफिशियली, जी मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने मुझे बताया कि आप एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर फाइनल कट प्रो यूज करते हो, लेकिन सिर्फ कलर ग्रेडिंग के लिए दाविंची यूज करते हो। अब जी, दाविंची में एडिटिंग भी हो सकता है, कलर करेक्शन भी हो सकता है, वीएफएक्स भी हो सकता है, एसएफएक्स भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो आप ये माइग्रेट क्यों करते हो फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू अनदर? ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, जब भी हम इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, हमारे साथ सिर्फ एक, मैं खुद काम नहीं करता हूँ, मेरे साथ कोलेबरेटर होते हैं। हाँ जी। उनके लिए सबसे इजी सॉफ्टवेयर जो रहता है फाइनल कट प्रो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक मूवी में, हम शॉर्ट मूवी की बात करते हैं, उसमें 5 सीक्वेंस है। हम्म एक सीक्वेंस में मैंने किसी और को काम दिया हुआ है, दूसरे सीक्वेंस में मैंने किसी को और काम दिया हुआ है। वो हम्म उनके लिए सिमिलर है। डिमेंशी हम्म रिजॉल्व मेरे लिए मैं चला सकता हूँ, बट उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको स्विच करने में टाइम लगेगा। हम्म। तो उनकी वजह से भी मुझे फाइनल कट प्रो को यूज करना पड़ता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि डिवेंची रिजॉल्व अभी एडिटिंग के मामले में ना बिल्कुल नया है। उसमें इफेक्ट्स जो आ रहे हैं ना, वो बहुत कम कंपनीज बना रही है अच्छा। उसके। हाँ जी, तो पूरा डेटा जो होता है ना इफेक्ट्स का, वो मुझे डिवेंची रिजॉल्व में मिल नहीं पा रहा। अभी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ हमने बात की है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम्म वो इस डिवेंची रिजॉल्व के ऊपर काम कर रहे हैं। सी हम्म कोई भी क्रिएटर अगर काम कर रहा है हम्म किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसको सेल करेगा तो उसको इनकम चाहिए ना उससे। बट हम्म अभी एडिटिंग डिवेंची रिजॉल्व पे इतनी ज्यादा हो नहीं रही, तो इतने ज्यादा इफेक्ट्स भी नहीं बन रहे। तो सबसे हम्म बड़ी प्रॉब्लम वहां पे आती है। फाइनल कट प्रो की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, हम्म यानी कि उसमें टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी आप कुछ भी इजीली कर सकते हो हम्म इफेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम्म ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, और साथ में हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, वो सारे अपडेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी स्विच कर जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा तैयार हूँ डिवेंची रिजॉल्व में एडिटिंग करने के लिए भी, बट उनको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि जो आपने एडॉन्स की बात करी, अब जैसे मैं एनवाटो एलिमेंट्स और मोशन अरे का मैं सब्सक्राइबर हूँ। जी, तो एनवाटो एलिमेंट्स और मोशन अरे, ये दोनों में, मोशन अरे में थोड़े कम है, लेकिन एनवाटो एलिमेंट्स में काफी सारे डिविंची रिजॉल्व के इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जी, मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। मैंने खुद वो पर्सनल यूज किए, बट जैसे हमें इफेक्ट चाहिए होते हैं ना, वो वहां पे मिसिंग है।
अब मैं आपको एक फाइनल कट प्रो का बता देता हूँ। हाँ एक कंपनी है फुल एक्सेस, हाँ आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, फाइनल कट प्रो फुल एक्सेस। उनके प्लगइन्स भी आते हैं, जनरेटर्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आते हैं, सारी चीजें एक ही बंडल में आती है। आई थिंक वो $99 के अप्रोक्सीमेटली है। तो हम्म उसमें बहुत सारी आपको चीजें मिल जाती है जो कि डिमेंशियल रिजॉल्व में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम्म। आपको ट्रांजिशन मिलती है बट वो इतनी जो ट्रांजिशन होती है ना, वो आप ऐसा बोल सकते हो फिनिशिंग नहीं है उसकी ट्रांजिशन की, मुझे नहीं लगी अभी तक फिनिशिंग। हम्म मैंने बहुत सारे पैकेज देखे, उसमें फिनिशिंग का इशू है। हम्म। तो इस वजह से हम उसको नहीं यूज कर रहे। बट जैसे ही इसके ऊपर डेटा भी आना शुरू हो जाएगा और मेरे कोलैबोरेटर्स भी साथ में अटैच हो जाएंगे, इसको यूज करना शुरू कर देंगे, मैं मूव ऑन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें कोई और दिक्कत नहीं है ना, मैं अगर अपना पूरा का पूरा काम अगर डिविंची में ही करूं जी, इंस्टेड ऑफ के मतलब एफसीपी, और इससे मैं बार बार मतलब इधर उधर हम्म, करता रहूं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब आप ये तो नहीं रिकमेंड करोगे कि मैंने फाइनल कट ही यूज करना चाहिए और नहीं, कलर ग्रेडिंग के कभी भी लिए नहीं, डिविंची करना चाहिए? कभी भी नहीं। और आपके लिए बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला टाइम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने हाँ। डिवेंची रिजॉल्व के जो आगे वर्जन है ना वो भी चलाए हैं। तो अच्छा। एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और कलर ग्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिवेंची रिजॉल्व कर रहा है, आने वाले टाइम में वो ना ही प्रीमियर कर पाएगा और ना ही फाइनल कट प्रो कर पाएगा। अच्छा। तो ये धीरे धीरे इंडस्ट्री शिफ्ट होगी। अगर आप पहले ही शिफ्ट कर जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा ना वो। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। डिवेंची रिजॉल्व जितने भी कलरिस्ट हैं, ठीक है सी, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो वो उन लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं अभी के टाइम पे हम्म जिनको डिवेंची रिजॉल्व में एडिटिंग करनी आती है और जिनको डिवेंची रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग करनी आती हम्म है। क्योंकि हम्म एक सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर में जब जाते हैं तो हम्म बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको, हम्म। एक सॉफ्टवेयर में फाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाने में। हाँ तो जी। वो चाहते हैं कि एक ही ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जिसमें सारे काम हो, हम्म। यानी कि वीएफएक्स भी हो पाए, साउंड डिजाइन भी हो पाए। तो वो बंदे ही ऐसे ढूंढ रहे हैं जो इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने सारे काम को कंप्लीट करें और हमें फाइनल प्रोजेक्ट को डिलीवर करें। अच्छा तो आपके लिए वो बेटर होगा अच्छा अच्छा अगर आप उसको करोगे तो। अच्छा। थैंक यू। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप इसको लिस्ट व्यू में कर सकते हैं, थंबनेल व्यू में कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है तो सिंपली सर्च कर सकते हैं बाय नाम से। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्लाइंट है तो आप उसके लिए एक पूरा फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको मैसी ना हो। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और मैं अपने क्लाइंट का नाम डाल देता हूँ विच इज बेंजी। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ इनका एक सेपरेट फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर मैं डबल क्लिक करके इनके ही प्रोजेक्ट्स को सेव कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने डबल क्लिक करना है, होम के ऊपर दोबारा आ जाना है। यहाँ पे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, पर ये स्पेसिफिक जो मेरा क्लाइंट है उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। बैक टू द पॉइंट, अभी मुझे डबल क्लिक करना है तब भी मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, या मुझे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, मैं यहाँ पे नाम दूंगा तो भी मेरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। तो हम डबल क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। फर्स्ट टाइम आप डिवेंची रिजॉल्व ओपन करते हैं तो आपको टोटल 7 पेजेस दिखते हैं। मीडिया पेज, कट, एडिट, फ्यूजन, कलर, फेयर लाइट, डिलीवर। हर पेज में आप सेपरेटली काम करते हो। स्टार्ट विद मीडिया पेज। मीडिया पेज में जितना भी डेटा इंपोर्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, वो सारा काम इस पे होता है। यानी कि आप एडिटिंग इसमें नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइज, इंपोर्ट, ये सारी चीजें आप मीडिया पेज में कर सकते हो। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आपको एडिटिंग पेज में ही आना होगा। और ये बेसिकली कट पेज है आपकी एडिटिंग को और फास्ट करने के लिए, ये बेसिकली पेज दिया हुआ। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद आता है फ्यूजन पेज। वीएफएक्स करने के लिए, मोशन ग्राफिक्स करने के लिए फ्यूजन पेज यूज होता है। उसके बाद कलर पेज है, फेयर लाइट पेज है। कलर पेज पे बेसिकली आप पूरा ग्रेडिंग का काम करते हैं। फेयर लाइट में आप ऑडियो डिजाइन वगैरह करते हैं। डिलीवर पेज में आप फाइनल प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। अगर आपको ये आइकन्स एंड लेबल्स नहीं दिख रहे तो नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है, लेयर है, आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चूज करना है शो आइकन्स एंड लेबल्स। ये बाय डिफॉल्ट शायद ऐसा हो सकता है आपको नाम ना दिखे। आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चूज करना है शो आइकन्स एंड लेबल्स। और इसके शॉर्टकट से हम समझ लेते हैं एक बार। अगर मान लीजिए आपको दूसरे प्रोजेक्ट में किसी में जाना है, आप बार बार इसको बंद थोड़ी करोगे। डिवेंचर रिजॉल्व को बंद करके आप ऑन थोड़ी करोगे कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर ओपन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है,
और यहाँ पे चूज करना है प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसका शॉर्टकट आप लिख लीजिए, उसका शॉर्टकट है Shift 1। ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट में जाना है या नया प्रोजेक्ट ऑन ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट करके डायरेक्टली वहां पे स्विच कर सकते हो। तो Shift 1 जो है आपका शॉर्टकट है प्रोजेक्ट मैनेजर का। आप इसको नोट कर रहे हैं सर? हाँ, कर रहा हूँ। थैंक यू। उसके बाद Shift 2 से हम आ जाते हैं मीडिया पेज के ऊपर। Shift 3 फॉर कट पेज, Shift 4 फॉर एडिट पेज, ऐसे ही Shift 5 फ्यूजन पेज के लिए, Shift 6 कलर पेज के लिए, Shift 7 आपका फेयर लाइट के लिए, Shift 8 आपका डिलीवर पेज के लिए। यानी कि 1 से शुरू होता है और 8 तक आपके पेजेस के शॉर्टकट्स है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन वाइज, लाइन टू लाइन ही है बेसिकली। तो हम मीडिया पेज के ऊपर आ जाते हैं सबसे पहले। मीडिया पेज में आपको दो चीजें दिखती हैं। एक तो हो गया फाइंडर लेवल, आपका फाइंडर लेवल मीडिया स्टोरेज, ये टॉप सेक्शन। और नीचे का जो सेक्शन है वो रिजॉल्व लेवल है। यानी कि फाइंडर लेवल स्टोरेज में जितनी भी ड्राइव्स आपके सिस्टम में कनेक्टेड है सिर्फ आपको वो दिखेंगी यहाँ पे। जब तक आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे वो डिवेंची रिजॉल्व में इंपोर्ट नहीं होगी। तो हम सबसे पहले डेटा चेक करते हैं कि हमारा कौन सी ड्राइव में। अगर आपको ये विंडो नहीं दिख रही है, ड्राइव्स नहीं दिख रही, तो आप मेक श्योर यहाँ पे क्लिक करके इसको हाइड से अनहाइड कर लें, तो आपकी ड्राइव दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको जहां पे आपका डेटा है उसको चेक करना है। काफी बार क्या होता है, ये डिस्क आपको नहीं दिखाई देती। डिवेंची रिजॉल्व जब आप बाय डिफॉल्ट ओपन करते हैं तो ये डिस्क आपको नहीं दिखाई देती। जो भी आपके ड्राइव्स कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर में वो नहीं दिखाई देती। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवेंची रिजॉल्व में प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले अटैच्ड लोकल एंड नेटवर्क स्टोरेज लोकेशन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली सारी ड्राइव्स जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है वो आपकी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। अगर आपको स्पेसिफिक कोई फोल्डर चाहिए तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करके उस स्पेसिफिक फोल्डर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप एडेड है, तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो डेटा है हम उसको चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट डेटा है। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके कोई भी अगर फाइल को देखना चाहूँ इजीली प्ले पॉज करके स्पेस बार से मैं इसको देख सकता हूँ, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में होता है। एल से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ, जे से मैं बैकवर्ड कर सकता हूँ। एंड जितनी बार हम एल प्रेस करेंगे उतनी बार ये स्पीड क्लिप फास्ट होती जाएगी, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ। आप पूछ रहे थे कुछ? नहीं। हाँ जी। अब यहाँ पे आप जो भी डेटा देखना चाहो आप इजीली देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडिटिंग पेज में आओगे, आपको कोई डेटा नहीं दिखेगा। आपको सबसे पहले ये डेटा जो चाहिए आपको वो सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी डिवेंची रिजॉल्व में वो डेटा इंपोर्ट होगा। ये सिर्फ देख सकते हो आप, फाइंडर लेवल है ये बेसिकली। तो हम सारे फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं या कमांड ए प्रेस करते हैं, जिससे सारी फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी और मुझे यहाँ पे इस फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सारा डेटा आपका ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अब डेटा ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है इसको लिस्ट व्यू करने का। आप लिस्ट व्यू कर सकते हैं, थंबनेल व्यू कर सकते हैं, किसी क्लिप को सर्च करना हो आप फाइंडर लेवल के ऊपर वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है आपके पास क्लोन टूल। देखिए क्लोन टूल का हम क्यों यूज करते हैं, मैं उसका आपको आंसर दे देता हूँ। ज्यादातर जब भी हम प्रोजेक्ट का बैकअप बनाना होता है या डेटा कॉपी करना होता है, फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट हमें डेटा देता है हमने उसका बैकअप बनाना होता है, हम क्या करते हैं, दो फोल्डर्स लेते हैं, ओरिजिनल डेटा को कॉपी करते हैं, ये ऐसे कॉपी करते हैं और दूसरी ड्राइव में डेटा डाल देते हैं। सर ऐसा ही होता है? हाँ जी। तो ये राइट मेथड नहीं है। होता क्या है, जब भी आप
किसी भी उसमें काम करते हो कैमरास में, तो उसके साथ XML फाइल्स होती हैं। जैसे आप सोनी के कैमरा पे काम कर रहे हैं तो XML फाइल्स भी साथ में, क्लिप का जिसमें मेटा डेटा होता है वो साथ में होती है। काफी बार क्या होता है कि वो डेटा कॉपी हुआ है सही से या नहीं हुआ, उसमें एरर तो नहीं है, ये हमें प्रॉब्लम आती है एरर फाइंड करने में। कोई भी एरर होता है वो हमारे कॉपी, हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं उसमें पता नहीं चलता कि कौन सी फाइल में एरर आ चुका है। और आप इसको बाय डिफॉल्ट अगर गेट इन्फो करके उसका साइज देखने की भी कोशिश करेंगे तो वो 1-2 MB की फाइल आपको नहीं दिखेगी, उस साइज में आएगी नहीं, काउंट ही नहीं होगी ज्यादातर वो। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं जो परफेक्टली आपके डेटा को बैकअप करके आपको श्योरिटी देते हैं कि ये आपका डेटा बैकअप हो चुका है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो बहुत, एक प्रोफेशनल टूल है विच इज शॉर्टकट प्रो, जो काफी इंडस्ट्री में यूज होता है। बट काफी लोगों को ये पता नहीं है कि डिवेंची रिजॉल्व में भी खुद का एक अपना डेटा डेटा बैकअप का टूल है विच इज क्लोन टूल। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। क्लोन टूल बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो MD सम, एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसका यूज करके ना पूरे डेटा को कॉपी करती है और ये पूरा वेरीफाई करती है कि आपका डेटा पूरा आ, आपका कॉपी हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो हमें सेफ्टी रखनी पड़ती है उस डेटा के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लोन टूल के ऊपर क्लिक किया, ये विंडो ओपन होगी। बाय डिफॉल्ट अगर ये विंडो बंद होगी तो आपको ग्रे कलर में दिखेगी, अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगी, व्हाइट कलर में दिखेगी समथिंग, जैसे लाइट ऑन है इसमें। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है ऐड जॉब, आपको एक जॉब ऐड करनी है। यहाँ पे आपको 2 फोल्डर्स दिखेंगे या 2 ऑप्शंस दिखेंगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स में आप ओरिजिनल डेटा के फोल्डर को ऐड करोगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्लोन टूल में 2 क्लिप्स हैं, मेरा मेन डेटा है ये, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सोर्स वाले फोल्डर में। ये मेरा ओरिजिनल डेटा है और मुझे बैकअप कहाँ पे करना है, वो बैकअप वाले फोल्डर को हम अटैच करेंगे डेस्टिनेशन में। अगर एक से ज्यादा मैं बैकअप बनाना चाहता हूँ, जैसे बैकअप टू यहाँ पे खाली फोल्डर है, इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं। ऐसे ही 4, 5, 10 जितने भी आपके बैकअप होंगे आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लोन करना है, सेम डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। नॉर्मल कॉपी पेस्ट से ये टाइम लेगा थोड़ा सा, बट आपकी कोई फाइल में एरर नहीं आएगा, बिल्कुल सिक्योरली ये कॉपी पेस्ट होगा। अगर कोई एरर आएगा तो वो भी आपको एंड में पता चल जाएगा। इसको होने देते हैं एक बार। तो एक मिनट, एक शक पूछूं, एक डाउट है। श्योर। अच्छा, ये जो तरीका आपने बिल्कुल ही मतलब ये बिल्कुल नई चीज है मेरे लिए। मैं अभी तक हाँ जी। जैसे आप कहते थे, मैं क्या करता था, मेमोरी कार्ड डायरेक्टली मैं कॉपी कर लेता था एक फोल्डर जी। बना के SSD में, और उसमें मेमोरी कार्ड में जो भी मेरा .mov या जो भी जिस भी फॉर्मेट में वो रिकॉर्ड हुआ है वो उसमें मैं SSD में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता था। लेकिन जो आप XML फाइल का जो जिक्र कर रहे हो, तो ये XML फाइल तो मुझे कभी नजर नहीं आई उसमें। आपको मिली नहीं है उसमें नहीं, XML फाइल? नहीं, अभी आप भी मेरे कौन सा पास कैमरा मेमोरी यूज कार्ड कर भरा रहे हैं? हुआ पड़ा है। अगर आप स्क्रीन शेयरिंग कर पाओ तो उसमें कोई XML फाइल नहीं दिखेगी आपको। आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं? मैं कैनन R5 कर रहा हूँ। आई थिंक ये सोनी के कैमरा में ज्यादा होती है, या फिर आप रेड कैमरा यूज करते हैं ना, R3D, उसमें नहीं मेटा मैं डेटा। नहीं मैं रेड और एरी और ये ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा। हाँ जी, रेड के साथ मेटा डेटा बहुत आता है फाइल्स का। अच्छा, अच्छा। तो उसमें, और बैकअप देखिए, जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना, या आपका बजट ज्यादा है, एक आपने बहुत ज्यादा शूट किया है जिस पे बहुत पैसा लगा है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, तब आपको सेफ्टी से करना पड़ता है काम। बिल्कुल बिल्कुल। आप सेट के ऊपर हो और आप DIT टीम में हो फॉर एग्जांपल, आपको डेटा पूरा बैकअप करना है, सिक्योरली बैकअप करना है कि 1% आप चांस नहीं ले सकते, तब ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब बहुत सारे लोग डिवेंची रिजॉल्व यूज भी करते हैं, साथ में ये सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता, वो एक्स्ट्रा से इस टूल के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। दिस टूल, अच्छा। शॉर्टकट प्रो, हाँ हाँ। ये वेरी फेमस टूल है। अच्छा। बैकअप, ये डेटा बैकअप का टूल है। अच्छा। हाँ जी, बैकिंग द शॉर्टकट्स, मेरे को इनकी प्रॉपर वेबसाइट नहीं है। हाँ, नहीं, बट ये कोई बात टूल नहीं। है। अगर अगर दाविंची में ये अगर सुविधा हाँ जी, उपलब्ध हो तो अलग से उसको लेने की जरूरत नहीं, जैसे आपने कहा। जरूरत ही नहीं है, हम्म, बिल्कुल जरूरत नहीं है।
और उसके बाद जब आप बैकअप में देखोगे ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब वो सेम डेटा 2 फाइल्स थी ना यहाँ पे क्लोन फ़ोल्डर में, हाँ जी, ये बैकअप 2 में भी आ चुकी है, बैकअप में भी आ चुकी है, यानी कि 2 हमने बैकअप बनाए थे। हाँ और जी, इसके साथ में मैंने आपको बोला था कि कोडिंग एक प्रोग्राम होता है एमडी सम करके, ये हाँ, हाँ, टेक्निकल बैकएंड लैंग्वेज होती है। तो हाँ, हाँ, एमडी सम के साथ आपको साथ में ये फाइल मिलती है जो ये इंडिकेट करती है कि आपकी क्लिप में या आपके जो डेटा आपने कॉपी किया उसमें कोई एरर नहीं है। यू कैन सी दैट। तो ये सक्सेसफुली जब हो जाता है तो आपको एमडी सम की एक फाइल मिलती है साथ में। अच्छा, हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ, अब हम इसको कर देते हैं बंद। उसके बाद आपका ऑडियो सेक्शन आ जाता है यहाँ पे, टॉप सेक्शन ऑडियो। ऑडियो वेव फॉर्म्स आपको दिखती हैं, ज्यादा इसका आपका यूज केस होगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद मेटा डेटा होता है, किसी भी क्लिप के अंदर जो भी आप उसका रेजोल्यूशन, उसका फ्रेम रेट, उसका फॉर्मेट, उसके अंदर कौन सा लेंस यूज हुआ है, अगर वो बड़ा कैमरा है, सिनेमा कैमरा है, तो वो मेटा डेटा एज अ सेव होता है हर कैमरा में। हम्म, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कैप्चर है, बेसिकली ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइसेस होते हैं ब्लैक मैजिक के, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो फिल्म्स होती हैं उसको कैप्चर करने में यूज होता है अच्छा, अभी इसकी। हाँ जी, अच्छा, तो ये आपका कैपेबल अभी डिवेंचर हॉल में नहीं है। एंड जो नीचे की स्क्रीन है बेसिकली, ये रिजॉल्व टैब है। जैसे आप फाइनल कट प्रो में प्रोजेक्ट्स या डेटा ऑर्गेनाइज करते टाइम इवेंट्स का यूज करते हैं, आप इवेंट्स बनाते हैं ना हम्म, एक फोल्डर की टाइप, हम्म, ऐसे ही प्रीमियर में हम बिन्स क्रिएट करते हैं, नए फोल्डर्स क्रिएट करते हैं डेटा हम्म, बैक हम्म, डेटा के लिए ऑर्गेनाइज करने के। तो हम्म, यहाँ पे भी बिन्स है, हम्म, आपको मास्टर के नीचे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चूज करना है न्यू बिन। इसका शॉर्टकट है कमांड शिफ्ट एन, हम्म, कमांड शिफ्ट एन। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे करना है यहाँ पे डे 1, ये मेरा डे 1 का डेटा है। दोबारा कमांड शिफ्ट एन करना है, डे 2 का डेटा है, कमांड शिफ्ट एन करना है, डे 3 का डेटा। तो आप इसके हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब हम डेटा में चलते हैं। मुझे मान लीजिए ये डेटा डे 1 में करना है, ये डेटा डे 2 में करना है, तो मुझे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और डे 3 में मुझे सिर्फ इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो सारा डेटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका है। और मास्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो सारी बिन्स एक ही बार में आपको दिखाई देंगी। हम्म, और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे फाइंडर लेवल के ऊपर ऑप्शन थे ना, लिस्ट व्यू करने का, थंबनेल करने का, हम्म, यहाँ पे लिस्ट व्यू, थंबनेल व्यू। और आपको सर्च करना है तो ये बेसिकली सर्च करेगा आपका रिजॉल्व लेवल के ऊपर। रिजॉल्व में जो डेटा इंपोर्ट करोगे आप उसको सर्च कर सकते हो यहाँ से बाय नेम, कोई भी फाइल आपको ज्यादा। हम्म, और इसमें एक और हेल्थियर ऑप्शन है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डेटा ऑर्गेनाइज के टाइम यूज करने का, विच इज क्या होता है कि जैसे मैं डे वन का डेटा ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, दूसरी तरफ डे 2 का डेटा भी मुझे देखना है, डे 3 का डेटा भी देखना है, एक ही उसमें विंडो में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ना, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, कहाँ पे दिखा रहे हो? ये वाला, दिस वन। हाँ, हाँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ना 2 विंडोज चूज करनी है। हम्म, साइड बाय साइड विंडोज में आप डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यानी कि डे 1 में आप कोई डेटा देख रहे हो, यहाँ पे डे 2 का डेटा देख रहे हो, तो आप साथ के साथ इसको देख के, अगर आपको कोई भी, जैसे मुझे ये क्लिप को डेटा डे 2 में डालना है तो मैं सिंपली यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ से ड्रैग एंड तो ये ड्रॉप कर सकते हो। बिल्कुल ये हेल्थियर ऑप्शन है। जब हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे 2 विंडोज चाहिए होती है, जैसे एक विंडो में मैं वीडियोस को ऑर्गेनाइज करता हूँ, दूसरे में आप खुद ऑडियोज वगैरह जो होते हैं, साउंड होती है, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम सेपरेट इसको 2 विंडो में ऑन कर हम्म, सकते हैं। हम्म, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल साइज है। अगर आपको वर्टिकल करना है सो यू कैन मेक इट वर्टिकल, ये विंडोज को ऊपर नीचे हो जाएगा। हम्म, हॉरिजॉन्टल करोगे तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, और आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको बंद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फेवरेट्स आते हैं। अब फेवरेट्स फोल्डर का मतलब होता है कि आपकी ऐसे फोल्डर्स जो आप बार बार यूज करते हो, आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो, ताकि आपको बार बार उस फोल्डर में जाना ना पड़े। जैसे कि मुझे ये फोल्डर, अज्यूम करते हैं कि मुझे ये फोल्डर चाहिए, मैं हर बार यूज करता हूँ, तो मैं इसको हम्म, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख सकता हूँ। ये मेरा फेवरेट हो गया, अब मैं वापस से दोबारा जाके सर्च नहीं करूंगा, मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्टली मैं उसके अंदर पहुंच जाऊंगा।
आपको राइट क्लिक करना है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, रिमूव फोल्डर फ्रॉम फेवरेट्स, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। देन जो बॉटम टैब आता है उसमें स्मार्ट बेंच होती है। अब स्मार्ट बेंच का मतलब होता है स्मार्ट फोल्डर, ठीक है, जो स्मार्टली काम करते हैं। आप अमेजोन में जाते हैं, अमेजोन में हम कभी भी हमें कोई फोन लेना होता है, लैपटॉप लेना होता है, हम फिल्टर लगाते हैं ना बेसिकली, हम्म, कि हमें एक हमारा बजट है 50,000 से लेके 2 लाख तक, तो हमें इसके अंदर अंदर फोन दिखा दो। तो हम्म, अमेजोन क्या करता है, उसके फिल्टर के हिसाब से हमें फोन दिखा देता है। हम्म, तो स्मार्ट बेंच भी बेसिकली हमारी फिल्टर्स की तरह काम करता है, कि हम इसके ऊपर फिल्टर लगाते हैं और ये काम करता है उसके हिसाब से। इसीलिए इसका नाम स्मार्ट फिल्टर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। काफी बार हम बहुत सारी टाइमलाइन क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि एक टाइमलाइन 4K प्रोजेक्ट के लिए, वर्टिकल वीडियोस के लिए बहुत सारी हम्म, टाइमलाइन हो जाती है। तो हम्म, हमें वो सर्च करनी पड़ती है टाइमलाइन बार बार जाके। हम्म, बट यहाँ पे मैं एक स्मार्ट बिन को एक ऑप्शन दे सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ कि इसको बोल के कि जितनी भी मेरी टाइमलाइन हो वो मुझे सेपरेटली दिखाई दे एक फोल्डर में। तो हम हम्म। उसके लिए क्या करेंगे, डिवेंची रिजॉल्व में जाना है। यहाँ पे मुझे चूज करना है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यूजर में जाना है। यहाँ पे आपको चूज करना है एडिटिंग। एडिटिंग में आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट बिन फॉर टाइमलाइन। बाय हम्म, डिफॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे, सेव हम्म, करोगे, अब जितनी भी टाइमलाइन है आपकी वो सारी टाइमलाइन में दिखेगी। हम्म, ऐसे आप और भी मल्टीपल जो चाहते हो स्मार्ट बिन्स, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। हम यहाँ पे एडवांस चीजें कर सकते हैं फिल्टर लगा के, कि मीडिया पूल में जो डेटा है, कैमरा कौन सा है, उसके हिसाब से अगर डेटा सॉर्ट करना हो तब हम स्मार्ट बिन्स का यूज करते हैं टू मेक अ फिल्टर, कि हम फिल्टर लगा के डेटा सॉर्ट करते हैं। स्मार्ट बिन में जो चीज, अगर मैं हर प्रोजेक्ट में कई चीजें ऐसी होती है जो आप इस्तेमाल बार बार करते हो। फॉर एग्जांपल, जी जैसे अगर मैं कोई यूट्यूब चैनल मेरा है और उस चैनल में मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ, तो चंद एक चीजें होती है हर यूट्यूब चैनल में और या हर वीडियो में, जो कि उसका लोगो, एक पर्टिकुलर यूट्यूबर का कोई जो अगर कोई लोगो है तो वो लोगो सेम रहेगा। तो क्या ये लोगो मैं हाँ स्मार्ट जी बिन में नहीं डाल सकता, ताकि मेरे को बार बार उसका अलग से बिन बना के उसको अटैच ना करना पड़े? सर, मैं आपका क्वेश्चन एक बार दोबारा बता सकता हूँ? जैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक जैसे हम्म, सपोज एक यूट्यूब चैनल है किसी का, से यूट्यूब जी चैनल ए है। अब यूट्यूब जी चैनल ए जिसका भी है, उस यूट्यूब चैनल ए का, एक यूट्यूब चैनल का हर एक का अपना एक आइकन होता है, या हर एक का अपना एक हम्म, सिंबल होता है, या जो भी कह लीजिए। तो वो हम्म, जो आइकन होता है, वो सिंबल होता है, वो चैनल का कोई भी वीडियो वो बंदा जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो एडिट कर रहा है, हम्म, हर वीडियो के हम्म, अंदर उस यूट्यूब चैनल के वीडियो में आइकन वही आएगा, नाम वही आएगा। हम्म, हम्म, तो ये जो कॉमन चीज है, ऐसी कॉमन चीज है, यानी यानी कि आइकन हो गया, नाम हो गया, कोई इंट्रो आउट्रो हो गया, ऐसी हम्म। चीजें कोई स्मार्ट बिन में रखना ज्यादा मतलब बेहतर नहीं है? देखिए, हर प्रोजेक्ट के हिसाब से स्मार्ट बेंच बेसिकली कैसे काम करती है, आपकी इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करेगा वो। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाएंगे उसकी अकॉर्डिंगली नीड के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो अच्छा। स्मार्ट बेंच हर, आप ऐसा बोल लीजिए, हर उसके लिए नहीं काम करेगा, हर प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। यहाँ पे अदर ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको वो भी सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा मैं आपको, कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मैं बार बार उन चीजों को यूज करता हूँ, यहाँ पे हाँ। और भी अच्छे ऑप्शन है, आप एक क्लिक में उसको ऑन कर सकते हो। जैसे आपको वाटर मार्क लगाना है, जैसे आपने बोला, नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो हम्म, वो डेटा बर्न सेटिंग में आ जाता है। मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा, आप उसको सेव कर सकते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स में दिखेगा। हम्म, हाँ जी, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ गया, वो मैं ओके, बताऊंगा आपको। ओके। हाँ जी। उसके बाद आपका ये ओवरऑल जो पेज है आपको समझ आ गया होगा, वो क्लियर हो जाता है। शिफ्ट 1 प्रेस जब आप करते थे ना, प्रोजेक्ट मैनेजर ओपन होता था, हम्म, नीचे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी प्रोजेक्ट मैनेजर ओपन हो जाएगा, जो होम बटन है। हम्म, तो ये भी सेम ऑप्शन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एडिट पेज के ऊपर।
ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। काफी लोग इसको बोलते हैं कि बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है 7 पेजेस है, पर मेरे हिसाब से ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और हम इसको इजी बनाएंगे। ये हम 3 से 4 दिनों में इस सॉफ्टवेयर की पूरी खोज कर लेंगे। उसके बाद हम एडवांस लेवल के ऊपर जो चीजें होंगी फिर स्टार्ट करेंगे, ताकि हम सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हो जाएं हम्म 3-4 दिनों में। हम्म एडिट पेज के ऊपर आते हैं, प्रेस करेंगे शिफ्ट 4, तो एडिट पेज के ऊपर आ जाएंगे हम। एक मिनट, यहाँ पे मुझे बिन्स नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं सिंपली फोल्डर ये वाला ड्रैग कर लेता हूँ। अभी मुझे एडिट पेज पे आना। एडिट पेज में आने के बाद अगर आप डायरेक्टली फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये गुड ऑप्शन नहीं है। ऑटोमेटिकली टाइमलाइन बन जाएगी, बट ये बेस्ड ऑन किसके हिसाब से बनेगी? जो आपके प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन है, जो आपकी क्लिप का रेजोल्यूशन है। हम्म अगर आपने क्लिप फर्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की, तो ये क्लिप का जो रेजोल्यूशन है, अब रेजोल्यूशन क्या आप चेक करेंगे, 3840 4K है, हम्म 3840 यही बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा अगर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। नहीं, 34 लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। यहाँ पर अगर आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग कुछ और है, हाँ जी, आपने अगर प्रोजेक्ट सेटिंग अगर ये 4K ही रखी है, हाँ ये जी, आप बॉटम राइट साइड में जो हाउस बटन है उसके दाहिने तरफ जो गियर बटन है उसमें जाके आपने शुरू में प्रोजेक्ट सेटिंग उसमें डाल दी। जैसे सपोज करिए, जैसे मैं, ये वाला, हाँ जी हाँ जी, तो हाँ जी, इसमें जैसे मैं जो प्रोजेक्ट सेटिंग तकरीबन जैसे यूज करता हूँ, मेरा हम्म, रिकॉर्डिंग में फ्रेम रेट रखता हूँ 25 FPS। तो हम्म, और मैं आउटपुट तो मैं इसमें निकालता हूँ 4K में, लेकिन चूंकि वो सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड ना ले तो मैं एडिटिंग करता हूँ 1920 by 1080 में, यानी HD में। हम्म, और जब हम्म, उसको एक्सपोर्ट करना होता है तब मैं उसको अपग्रेड करके एक्सपोर्ट करता हूँ। तो अगर ये जो आप कह रहे हो, अगर मैंने एक हम्म, क्लिप को उठाया और मेरी प्रोजेक्ट सेटिंग कुछ और है और क्लिप की हम्म, सपोज 30 FPS है, ये तो एक फ्रेम पर सेकंड, ये तो चलिए अलग चीज हो गई। उसके अलावा हम्म, जैसे आपने ये बताया ये 4K क्लिप है, हम्म, अगर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 1920 1080 यानी HD प्रोजेक्ट है, तो फिर हम्म, वो एक पॉपअप बॉक्स आएगा, वो पूछता है डू यू वांट टू चेंज द प्रोजेक्ट सेटिंग, सेटिंग और डू यू वांट टू बिल्कुल, चेंज द क्लिप। बिल्कुल पूछिए, ये सवाल वो पूछता है। बिल्कुल। हाँ जी, ये ऑप्शन के ऊपर तब अभी आए नहीं थे, इसलिए मैंने वो बताया नहीं आपको। अच्छा जी। अदरवाइज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हाँ हो, जी हाँ जी। बिल्कुल। आप अगर यहाँ से चेंज करोगे, बट मैं आपको ना सजेशन ये देना चाहता हूँ, हम काफी बार यहाँ पे 4K कर देते हैं। हाँ यहाँ पे आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है। सी, अगर आप यहाँ पे सेटिंग चेंज करते हो, काफी बार आपका सिस्टम लैग हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग कुछ नहीं चेंज करनी है, आपको वहां से ही चेंज करना है। तो जैसे आप नॉर्मली अगर आपकी सेटिंग ना हुई हो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो क्लिप का रेजोल्यूशन है और उसके अकॉर्डिंगली जो फ्रेम रेट है, वो चूज होता है। आपको पहले एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको फाइल में जाना है, न्यू टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करना है, जिसका शॉर्टकट है Command N। आप सिंपली Command N करोगे, यहाँ पे टाइमलाइन का आप नाम दो, जैसे कि 25 23, और उसके बाद आपको ट्रैक कितने चाहिए, मैं इसको बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। उसके बाद यूज कस्टम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हम टाइमलाइन रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। मुझे 1920 by 1080 रखना है, सो सिंपली आई कैन क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे टाइमलाइन फ्रेम रेट चूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको करना है क्रिएट। आपकी टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं 1 सेकंड में मीडिया पूल में आता हूँ। आप नोटिस कीजिए स्मार्ट बिन में जो आपकी टाइमलाइन है वो सेपरेट हो चुकी है। तो हम्म। जितनी भी टाइमलाइन होंगी वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट बिन उसको कैप्चर करके एक अलग फोल्डर में डाल देगा। वो यहाँ पे भी दिखेंगी और सेपरेटली आप यहाँ पे भी देख सकते हो। डबल क्लिक करके आप उसके ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। एडिटिंग पेज के ऊपर आपको सेम विंडो दिखती है मीडिया पूल की, यू कैन सी दैट, हम्म ये सेम विंडो है। हम्म आप मास्टर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो डेटा आपको चाहिए डबल क्लिक करके आप देख सकते हो, और जो आपको चाहिए वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो बेसिकली आपका टाइमलाइन व्यूअर है, जो भी आप प्ले करते हो टाइमलाइन पे रख के, वो सारा आपको यहाँ पे दिखता है राइट साइड। ये बेसिकली मीडिया पूल है, सेम काम करता है। आप यहाँ पे भी नए बिन्स क्रिएट कर सकते हो,
स्मार्ट बेंच क्रिएट कर सकते हो, सेम है ये। उसके बाद इफेक्ट्स लाइब्रेरी है, इफेक्ट्स वगैरह आपको यूज करने हो, वीडियो ट्रांजिशन हो, ऑडियो ट्रांजिशन, टाइटल्स वगैरह यूज करने हो, यू कैन ऑल्सो यूज फ्रॉम हियर। उसके बाद साउंड लाइब्रेरी है, आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट जो DaVinci Resolve की साउंड लाइब्रेरी है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉप, अगर आपको ये पूरी विंडो साइड करनी हो, मतलब फुल साइज में चाहिए हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अदरवाइज आप इसको ऑफ करके हाफ कर सकते हो। आपको कुछ सर्च करना है, इस पे भी लिस्ट व्यू है, थंबनेल व्यू है, सर्च करना है यहाँ पे कर सकते हो, वो सारे सेम ऑप्शन है। जूम इन एंड आउट कर सकते हो जैसे हर सॉफ्टवेयर में होता है। उसके बाद आपके पास टाइमलाइन में जो सोर्स व्यूअर है आपका, उसमें यहाँ पे फीचर्स थे, मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सोर्स क्लिप है आपकी, जो आप सोर्स क्लिप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो ट्रैक किसी क्लिप में हो तो आप इजीली उसको देख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है एनोटेशंस का। एनोटेशंस बेसिकली एक काम करता है मार्कर की तरह। हमें कोई भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर या फ्रेम के ऊपर मार्क करके उसको बताना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करनी हो जो मुझे लेटर यूज करना, तो हम एनोटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको सिंपली मार्क कर देता हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मुझे इस फ्रेम को यूज नहीं करना या इस क्लिप को यूज नहीं करना, तो जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे मार्क लग चुका है, आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। आप, हाँ जी, तो ये बेसिकली इसलिए यूज होता है। आप राइट क्लिक करके चाहो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। और ये सेम विंडो यहाँ पे भी है, सोर्स, ऑडियो और यहाँ पे एनोटेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे भी आपको दिखती है। यहाँ पे सिंपली आप प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें होंगी। लूप करने के बाद आप उसी क्लिप को बार बार प्ले कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो लूप से। एंड यस, आपको अभी कोई भी फाइल अगर चाहिए होती है, उसका पहले इन और आउट पॉइंट सेट करना पड़ता है आपको। आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और इन एंड आउट पॉइंट भी सेट कर सकते हो, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में होता है। आई फॉर इन पॉइंट, और जहां तक आपको क्लिप चाहिए प्रेस करना है आपको ओ, तो इन और आउट पॉइंट ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। और उसके बाद ये इन और आउट पॉइंट सेट होने के बाद आप सिंपली फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको इन और आउट पॉइंट क्लियर करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट एक्स। हाँ जी, ये बेसिकली ऑल्ट एक्स है, तो फाइनल कट प्रो में भी ऐसे ही काम करता है। ऑल्ट एक्स से आप इन और आउट पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। अगर बहुत सारी क्लिप के ऊपर आपने इन और आउट पॉइंट लगाया तो सिलेक्ट करके सभी को ऑल्ट एक्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आपकी मेन टाइमलाइन है, जो भी आप टाइमलाइन के ऊपर काम कर रहे हो वो सारा आपको इसी व्यूअर में दिखेगा, आपकी टाइमलाइन व्यूअर में। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स और भी हैं जिसको हम बाद में कवर करते हैं। यहाँ पे सेम मेटा डेटा, मिक्सर, वही सेम चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर टैब, हर सॉफ्टवेयर में सेम है और इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। जैसे फाइनल कट प्रो आपने चलाया या प्रीमियर भी चलाया तो काफी हद तक आप इसके इंटरफेस को समझ जाएंगे। आपको क्लिक करना है, किसी भी क्लिप को चेंज करना हो, उसकी सेटिंग को चेंज करना हो, देन आप इंस्पेक्टर टैब यूज करते हो। जैसे कि आपको उसके ब्लेंडिंग मोड्स को चेंज करना है, जूम इन एंड आउट करना है, रीसेट करना है, सिंपली यहाँ से साइड ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। पोजीशन चेंज करनी है एक्स वाई में तो आप वो कर सकते हो। रोटेशन एंगल, जॉ और क्रॉपिंग का यूज करना है, डबल क्लिक करके आप क्रॉप कर सकते हो लेफ्ट राइट से। अगर आपको रीसेट करना है, सिंपली हर ऑप्शंस के साथ रीसेट का ऑप्शन है। अगर आपको सारा पैनल रीसेट करना है क्रॉपिंग का तो ऊपर आपके पास ऑप्शन है मास्टर रीसेट का, क्लिक कीजिए, सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। उसके बाद डायनेमिक जूम है जिसके बारे में अभी बात करते हैं। स्टेबलाइजेशन का मतलब है जब भी कैमरा शेक हो रहा हो, काफी बार हमारा कैमरा कई बार गिम्बल पे नहीं होता,
रफली हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। काफी हद तक जो कैमरा होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद रीटाइम एंड स्केलिंग के ऑप्शंस है, लेंस डिस्टॉर्शन के ऑप्शंस है, जिसका आप बहुत कम यूज करते हो। काफी बार आप गोप्रो वगैरह कैमरा पे यूज करते हो तो लेंस डिस्ट्रॉशन हो जाता है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, काफी बहुत कम यूज करते हैं हम, काफी काफी कम यूज होता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके इंस्पेक्टेड टैब में। हियर वी गो। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, डबल क्लिक करते हैं, इसमें ऑडियो है इस क्लिप के अंदर। इस क्लिप में ऑडियो नहीं है, किसी क्लिप में ऑडियो नहीं है, इसके साथ ऑडियो भी है। आप यहाँ पे आइकन देख सकते हो, म्यूजिक का सिंबल बना हुआ। जब भी हम शॉर्ट कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट मूवी कर रहे हैं, फीचर फिल्म कर रहे हैं जिसमें डायलॉग्स का मेन काम है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ना 3 डॉट के ऊपर, और यहाँ पे ऑडियो वेवफॉर्म ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे होल्ड ऑन। समथिंग रॉन्ग हियर। एक मिनट, एक सम रीजन ये काम नहीं कर रहा, इसको बाद में चेक कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट बेसिकली मुझे याद नहीं है। ठीक है, ठीक। इसका शॉर्टकट ऐड कर देंगे, मैं आपको ये मैं बाद में बता देता हूँ। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। जैसे आपको कोई भी क्लिप होती है, उसमें म्यूजिक भी होता है, साउंड भी है और वीडियो भी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उसका वीडियो इन टाइमलाइन में ऐड करना हो, तो आप सिंपली स्क्रीन के ऊपर होवर करेंगे और यहाँ पे ऑप्शंस है वीडियो एंड ऑडियो। आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो आ गई। अगर आपको उस क्लिप का ऑडियो चाहिए, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं वीडियो ओनली और ऑडियो ओनली। जैसे फाइनल कट प्रो पे आपके पास ऑप्शन था ना वीडियो ओनली और ऑडियो ओनली करने का, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो दोनों चीजें आ जाएंगी। अगर आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी दोनों चीजें आ जाएंगी। उसके बाद होल्ड ऑन, 1 मिनट आप मुझे दें। हाँ जी। उसके बाद ये आपको पता है ना कीवर्ड्स एल और के से बैकवर्ड और फॉरवर्ड। हाँ, JKL। JKL। तो काफी बार जब हम एडिटिंग करते हैं, हमें उस चीज को ना स्लो में सुनना होता है। तो अगर हम के और एल प्रेस करेंगे इकट्ठे तो ये स्लो स्पीड हो जाएगी। आगे की तरफ फॉरवर्ड स्लो प्ले होगा। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कट लगाना, आई कैन कट इट। और अगर जे और के का इकट्ठा यूज करोगे तो वो ये बैकवर्ड प्ले होगा। हाँ जी। स्लो मोशन में होगा बेसिकली। जब हम डायलॉग्स वगैरह की कटिंग करनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, जो बेसिक टूल्स हैं आपके पास वो आ जाते हैं। सबसे पहला टूल है सिलेक्ट टूल। क्लिप सिलेक्ट करने के लिए इसका शॉर्टकट है ए। सिलेक्ट करके आप किसी भी क्लिप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल टूल है ये।
उसके बाद आ जाता है ट्रिम टूल। आप क्लिक करते हो ट्रिम टूल के ऊपर। ट्रिम बेसिकली जैसे हर सॉफ्टवेयर में आप ट्रिमिंग करते हो, किसी क्लिप को ट्रिम करना हो लेफ्ट या राइट से उसकी, तो हम वो सारी चीजें यहाँ से करते हैं। आपको ट्रिम सिलेक्ट करना है, आप ट्रिम यहाँ से कर सकते हो, लेफ्ट की तरफ हो गया और ये राइट हो गया। और अगर आप क्लिप के थंबनेल के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्लिप के अंदर जो डेटा है आप उसको ट्रिम कर सकते हो। मैं आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब इसके अंदर जो डेटा है ना आप उसको चेंज कर सकते हो। ये देखो जो डिस्प्ले है उसमें आप नोटिस करना 2 स्क्रीन आ गई। हाँ जी। फर्स्ट जो स्क्रीन है वो शो कर रही है जो फर्स्ट क्लिप का स्टार्ट है वो फ्रेम, और जो एंड कहाँ हो रहा है ये वाला एंड इस क्लिप का वो शो कर रहा है। तो दोनों चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बेसिकली ट्रिम टूल है जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है डायनेमिक ट्रिम का, डायनेमिक ट्रिम टूल। देखिए दोनों में नाम का डिफरेंस है, थोड़े काम भी डिफरेंस है इसके। अगर आप डायनेमिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप रियल टाइम में इसको ट्रिम ट्रिम कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप एल प्रेस करोगे तो क्या होता था, फॉरवर्ड होता था। अगर आप एल प्रेस करोगे तो ये देखो ट्रिम हो रहा है रियल टाइम में, जे प्रेस करोगे तो बैकवर्ड हो रहा है। तो आप रियल टाइम में अगर करना चाहो यू कैन यूज दैट टूल। उसके बाद यहाँ पे ब्लेड टूल आता है। सिंपली आपको कोई भी क्लिप को कट करना हो ब्लेड टूल का यूज कर सकते हैं। आपको W प्रेस करके दोबारा इससे बाहर आना है, A प्रेस करके आप इसको चेंज कर सकते हो। सो ब्लेड टूल बेसिकली कटिंग के लिए यूज होता है, यू कैन यूज इट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं इंसर्ट का। सर आप इंसर्ट का मतलब बता सकते हैं? इंसर्ट मतलब दो क्लिप के बीच में आपको कुछ इंसर्ट करना हो बीच में, तो दोनों साइड में हो जाएंगी आपकी। आपको जो भी बीच में क्लिप डालनी है, वीडियो क्लिप बीच में डालनी है, तो वो इंसर्ट हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मुझे ये 2 क्लिप्स हैं, इसके बीच में अगर कोई पोर्शन इंसर्ट करना है, मैं इन और आउट पॉइंट सेट करता हूँ, मुझे ये चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट हो जाएगी। या मैं सिंपल प्रेस करूंगा F9 तो भी इंसर्ट हो जाएगी। या इसका और अच्छा ऑप्शन क्या है जो स्क्रीन पे मुझे बेटर लगता है, हम इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो मेन टाइमलाइन है ना उसके ऊपर जाके हमें रोकना है। यहाँ पे भी ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते उधर भी है। हाँ जी, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप उसमें है ना मैक में, तो ये F9 काम नहीं करेगा, आपने शायद यूज किया होगा। हाँ जी, नहीं करता। क्योंकि F9 बेसिकली आपका म्यूट करने के लिए, सॉरी नॉट म्यूट, आप प्ले पॉज करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ये काम नहीं करेगा। तब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, और कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेफरेंसेस में जाके वो करना। हाँ जी, कीबोर्ड कस्टमाइजेशन में आप जाके कर सकते हो। इसके बारे में वैसे बात करेंगे, आपको शायद पता है पहले। हाँ जी। उसके बाद ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद ओवरराइट हो गया, किसी क्लिप को रिमूव करना हो उसके ऊपर ही क्लिप ओवरराइट करनी हो, यू कैन यूज दिस बटन। सो ये क्लिप ओवरराइट हो चुकी है, ये देखो वो डिलीट हो चुकी है, उसी टाइम के ऊपर ओवरराइट हो चुकी है। देन द सेक्शन इज कॉल्ड रिप्लेस, क्लिप रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है स्नैपिंग। जब भी आप किसी क्लिप को कनेक्ट करते हो तो ये मैग्नेट की तरह चिपक जाती है, स्नैप हो जाती है। तो ये बेसिकली इसके कारण होती है। अगर ये आप यू के साइन जो कि स्नैपिंग का साइन है, अगर आप इसको बंद कर दो तो अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी क्लिप ओवरलैप हो सकती है, अब हमें कोई इंडिकेशन भी पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको ऑन रखिए। काफी बार क्या होता है, हम हमारी जब टाइमलाइन बड़ी हो जाती है तब हम इसको देखते नहीं है, वो ओवरलैप हो जाती है और लास्ट में हमें पता चलता है कि ही हेडेड सही काम नहीं कर रहा। तो आप इसको मेक श्योर ऑन रखिए। देन उसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पे लिंक का। लिंक का मतलब है कि जैसे ये क्लिप का वीडियो और ऑडियो दोनों लिंक है। अगर आपको सिर्फ ऑडियो डिलीट करना है, आप नहीं कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि ये दोनों क्लिप लिंक है। अगर आपको यहाँ पे क्लिक, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये अनलिंक हो जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। समझ आया आपको ये वाला?
हाँ, सिर्फ वीडियो ऑडियो नहीं, हम 4 या 5 6 क्लिप्स का भी एक ग्रुप बना के उसको भी लिंक कर सकते हैं और वो ग्रुप एक साथ मूव हाँ करेगा, जी, वहीं रहेगा। वही रहेगा बिल्कुल। हम्म, अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो भी आप इसको सेपरेटली डील हाँ, कर सेपरेटली सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ जी। सो ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉक का बटन है। जैसे आप लॉक करते हो टाइमलाइन में कोई भी एक्सीडेंटल चेंज नहीं होता, टाइमलाइन लॉक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मार्कर्स हैं। जैसे आप एनोटेशंस का यूज करते थे, ऐसे ही एम प्रेस करके आप मार्कर्स लगाते हो। डबल क्लिक करके आप इसका कोई भी नोड ऐड करना चाहो इजीली कर सकते हो, कलर चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं जूम के। काफी सारे फीचर्स हैं जूम इन एंड आउट करके, हम्म, पर ज्यादातर हम ये फीचर यूज करते हैं फुल एक्सटेंड जूम। यानी कि आपकी टाइमलाइन में अगर 500 शॉट्स भी हैं, अगर हम्म, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, वो पूरी टाइमलाइन में जो आपका स्पेस है उसी में दिखेंगी। या हम्म, फिर आप इसका शॉर्टकट याद रखिए, शिफ्ट जेड। शिफ्ट। अगर मान लीजिए, हाँ जी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सारी क्लिप्स ऐड कर देता हूँ लाइक दैट। अब मैं शिफ्ट जेड प्रेस करूंगा, नोटिस कीजिए हम्म, सारी टाइमलाइन एक ही जगह। या यहाँ आप क्लिक करोगे तो भी सेम काम होगा। उसके बाद डिटेल जूम है, आप क्लिक करके इसको डिटेल कर सकते हैं। या फिर कस्टम जूम है, जो कि आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। अगर आपको साउंड नहीं चाहिए या कम करना है एडिटिंग के टाइम, आप यहाँ से कर सकते हैं डीबीज में। या साउंड अगर बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। जब भी आप कलर ग्रेडिंग करते हैं तब हमें थोड़ा साउंड सुनना होता है तो हम डिम के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हम्म, तो ये ऑटोमेटिकली डिम कर देता है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। हम्म, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइमलाइन अगर एक्टिवेट करनी हो, यू कैन यूज दिस। हम्म, यहाँ पे आपको साइजिंग वगैरह चेंज करनी हो क्लिप की, और ऑडियो सेक्शन वगैरह चेंज करने हो, यू कैन यूज इट। और अगर आप बेसिकली यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप मल्टीपल टाइमलाइंस को ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको प्लस का साइन मिल गया। आप हम्म, क्लिक करके मल्टीपल टाइमलाइन ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्टली स्विच कर सकते हो, जैसे फाइनल कट प्रो में होता है। हम्म, हाँ जी। तो ऑलमोस्ट ही क्लियर हो गया आपको पेज। हाँ जी, हाँ जी। हम इसको भी एक बार कवर कर लेते हैं। इसके अंदर फीचर्स और हैं, ट्रांसफॉर्म, क्रॉप, डायनामिक। ये सारे फीचर सेम ही है जैसे आपको इंस्पेक्टर टैब में दिखता है। आप यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करोगे ना, ये देखो आप जूम कर रहे हो। यहाँ से जल्दी हो जाता है, उसमें इंस्पेक्टर में थोड़ा ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। बट यहाँ पे, हाँ जी, थोड़ा जल्दी हो जाता है, पर मैं ज्यादातर इसका यूज नहीं करता अच्छा। हूँ बाइक प्लेन से। हम्म, क्योंकि कई बार क्या होता है, एंकर पॉइंट आपका सही से काम नहीं करता, हिल गया, फिर आपको इंस्पेक्टर टैब में जाना ही होता है अगर आप नहीं, कोई। एंकर पॉइंट तो आप चेंज कर सकते हो ना, आपको जहाँ चाहिए। हाँ जी, बट पर्सनल उसके हिसाब से मैं स्क्रीन अच्छा, कंट्रोल यूज नहीं करता। ओके, ओके। हाँ जी, आप इसका चेंज कर सकते हो। और जैसे ही आप चेंज कर रहे हो, आप नोटिस कीजिए इंस्पेक्टर टैब में वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं। हाँ, आप रीसेट करना चाहो इजीली कर सकते हो, क्रॉप टूल का यूज करना चाहो इजीली डू इट। डायनेमिक जूम के बारे में पता है आपको? हाँ जी। हाँ जी। तो बेसिकली स्टार्ट और एंड करके आप डायनेमिक जूम कर सकते हो, यहाँ हम्म, से भी कर सकते हो। और हम्म, अगर आपको रीसेट करना है, सिंपली यहाँ से रीसेट कर सकते हो। और उसके बाद ओपन एफएक्स ओवरले है, और एनोटेशन है। एनोटेशन में सिंपली आप कोई भी मार्क करना चाहो यहाँ पे भी कर सकते हो, ताकि हम्म, आपको बाद में वो याद रहे। हम्म, तो ये आपका ओवरऑल जो है एडिट पेज भी क्लियर हो गया। और साइड में अगर आपको, जैसे यहाँ पे ऑप्शन मिलता था ना मीडिया पेज को पूरा करने का, हम्म, ऐसे ही यहाँ पे इंस्पेक्टर को अगर फुल फुल करना हो आपको, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। हम्म, और यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके, एक मैं आपको, काफी बार क्या होता है, आपसे कोई सेटिंग हिल गई, जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप रीसेट। रीसेट कर सकते हो। हाँ जी, यूआई रीसेट हो जाएगा, और बैक टू डिफॉल्ट आप जैसा था सॉफ्टवेयर वैसा आ जाओगे। काफी बार डिवेंची रिजॉल्व सही से काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आप सिस्टम प्रेफरेंसेस को रीसेट कर सकते हो बाय गोइंग प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे थ्री डॉट के ऊपर, और हम्म, रीसेट सिस्टम प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करके आप सिस्टम प्रेफरेंसेस रीसेट कर सकते हो। जैसे आपका डिवेंचर्स और बिल्कुल नया इंस्टॉल था, वैसा आपका दोबारा शुरू हो जाएगा। काफी बार ये सही से काम नहीं करता, सो यू हम्म, कैन ऑल्सो डू। काफी बार हम क्या करते हैं, जैसे 18 वर्जन में बेटा वर्जन चल रहे हम्म, हैं, हम उसको यूज करते हैं, तो बेटा प्रॉपर नहीं होते, वो टेस्टिंग में हम्म, होते हैं।
तो काफी बार वो चीजें काम नहीं करती, आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो ये क्लियर हुआ सर आपको? कोई इसमें कोई डाउट हो तो? हाँ, मेरे को एक डाउट है, जैसे आपने बताया कि ये सिर्फ एक क्लिप से हमको सिर्फ अगर ऑडियो या वीडियो उठाना हो तो आपने वो तरीका बताया कि ये व्यूअर विंडो में, यानी कि फर्स्ट विंडो में आके उसको सिर्फ आप या तो वीडियो या ऑडियो जो भी आपको चाहिए उसको आप ड्रैग करके टाइमलाइन में खींच सकते हो। लेकिन डायरेक्टली मीडिया पूल से सपोज मुझे सिर्फ वीडियो ही वीडियो चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं मीडिया पूल से सिर्फ वीडियो उस पर्टिकुलर क्लिप का मैं ले पाऊँ या ऑडियो सिर्फ ले पाऊँ? एक बार अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए दोबारा। जैसे आपने बताया था कि ये अच्छा, मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, ये जैसे अभी दो विंडोज दिख रही है, एक तो आपकी इनपुट प्लेबैक विंडो है, दूसरी आपकी आउटपुट विंडो, राइट वाली। तो लेफ्ट वाली जो इनपुट विंडो है, इस विंडो के ऊपर आप जब इसका इस्तेमाल करके आप किसी क्लिप का वीडियो ऑडियो, जैसे मेरे को यहाँ पे वीडियो और ऑडियो के दो अलग अलग साइन नजर आ रहे हैं जी। हाँ जी। तो अगर मेरे को, जैसे आपने बताया, मेरे को वीडियो चाहिए तो आप सिर्फ वीडियो के इसको क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आओगे, ऑडियो चाहिए तो सिर्फ आप ऑडियो के ले आओगे, और अगर पूरी क्लिप चाहिए तो आप बीच में कर लोगे और पूरा का पूरा ले आओगे। लेकिन यही चीज अगर मुझे डायरेक्टली मुझे इस विंडो का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर हो गया, इस प्रोसीजर को मैं तो जनरली बाईपास करता हूँ, मैं डायरेक्टली मीडिया पूल से टाइमलाइन में उठा लेता हूँ। तो उससे होता क्या है कि उससे बाय डिफॉल्ट ऑडियो भी आ जाता है। तो कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं सिर्फ वीडियो को उठा पाऊं या सिर्फ ऑडियो को उठा पाऊं मीडिया पूल से टाइमलाइन में? गॉट योर क्वेश्चन। मैं आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो भी, जैसे यहाँ पे क्लिप है, अब मीडिया पेज में आप कट एडिट पेज पे ही रहिए। हाँ जी, आ गया। हाँ, अभी जैसे सपोज एक आपने क्लिप कोई भी उठानी हो, अभी 4 नंबर क्लिप आपकी हाईलाइटेड है, ठीक है, 1 2 3 4, शायद 4 ही है वो। तो आपने उसको, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको डायरेक्टली ड्रैग करके उसको टाइमलाइन में ले आता हूँ, ना कि उसको विंडो 1 में जाके फिर उसको देख के फिर इन और आउट पॉइंट देके, वो मेरे लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर मुझे लगता है। अगर उसको ऑडियो के हिसाब से भी, अगर मेरे को डायलॉग के हिसाब से भी एडिट करना हो तो मैं ऑडियो वेवफॉर्म देख के मेरे को ज्यादा आसानी से मैं उसको एडिट कर पाता हूँ, बजाय कि इन और आउट पॉइंट देखे। इन और आउट पॉइंट भी बेसिकली रफ कट्स हो गए, ये मतलब बिल्कुल बारीक कट नहीं है। तो कोई ऑप्शन है कि मीडिया पूल से मुझे सिर्फ ऑडियो चाहिए या सिर्फ वीडियो चाहिए, या मैं इंपोर्ट कर पाऊँ टाइमलाइन में? देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आते हैं, काफी फीचर्स ना लॉक है। रीजन क्या है? क्योंकि डिवेंची रिजॉल्व ना बहुत सारे और प्रोडक्ट सेल करता है। जैसे आपने स्पीड एडिटर सुना है? हाँ, डिवेंची रिजॉल्व का स्पीड एडिटर आता है। हाँ जी, तो हाँ। बहुत सारे फंक्शंस ना इन्होंने शॉर्टकट से लॉक किए हुए हैं। अच्छा, यानी कि आप सिर्फ उसी से कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, वो लॉक है फीचर्स। आपको उसके लिए या तो वो लेना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कलर पेज में ना कोई भी काम कर रहे हो, आप उसको शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। पर टिपिकली अगर जैसे मुझे इसके ऊपर पॉइंट लगाना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आप पैनल से ही कर पाओगे। वो शॉर्टकट से नहीं ऐड कर सकते हो। एक्चुअली में है वो शॉर्टकट ही, बस वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि डिवेंची रिजॉल्व में अगर सारी चीजें आपको शॉर्टकट में दे दी तो उनके बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए वो, हाँ जी, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है इसमें। नहीं, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है, कई बार सपोज आपने कोई आइकन बनाया है किसी, जैसे मैं सर आपको इसमें ना एक बार रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि क्लास हम यहाँ पे एंड अप करते हैं और आपके जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। अच्छा, नहीं, ओके, आपने ऑफ कर दिया? हाँ जी, मैं अभी कर रहा हूँ ऑफ। ओके।